तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में आप लोगों को हमने सेट नंबर 3 2023 का सेट नंबर 3 सॉल्व कराना शुरू किया था और मैंने आप लोगों को उसकी 2 क्लासें दी हैं। सेट नंबर 3 की सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 आपको सॉल्व कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है अलग से अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की। ठीक है, तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपने कोई भी पिछली क्लास छोड़ दी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, या शुरुआत से क्लास भी कर सकते हैं। तो आज यहाँ पर अगर हम देखें तो सेट नंबर 3 की हमारी तीसरी क्लास होगी और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 के खा पार्ट से क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि का तक पिछली क्लास में आपको करा दिया गया है। अब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 के खा पार्ट से प्रश्न दिए गए वो सारे 5 नंबर और 8 नंबर वाले प्रश्न हैं। इनका वेटेज आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इन प्रश्नों को आपको लीव करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को करना है और एक एक क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के खा पार्ट को। इसमें दिया गया है fx बराबर sin x प्लस cos x और कहा जा रहा है अंतराल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको जो है रेंज भी दे रखी है कि जो x का मान होना चाहिए वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 पाई के मतलब 360 के बराबर या 360 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, संख्या रेखा पर जब भी आप वैल्यू निकालोगे तो 0 और 360 के बीच या उसमें 0 और 360 भी शामिल होगा, उसी के बीच की वैल्यू आपको लेना है अंतराल में। ठीक है, वही अंतराल ही आपको याद करना है। द्वारा प्रदत्त फलन जो है कब वर्तमान है, किस अंतराल के लिए और किस अंतराल के लिए ह्रासमान है। ठीक है, चलिए सारी बात यहाँ पर आपको हम डिस्कस कर देंगे और मेरा वादा है कि इस क्वेश्चन में आपको अब कभी दिक्कत नहीं होगी इसे देखने के बाद। देखिए, इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है सबसे पहले, क्योंकि ये अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर भैया, एक्स के सापेक्ष पहले हम क्या करेंगे, फलन का अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर ये एफ एक्स जो हो जाएगा ये एफ डैश एक्स बन जाएगा। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, आप कहोगे कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। एक बार अवकलन हो गया। अब आप लिखते हो वर्धमान या ह्रासमान के लिए, वर्धमान या ह्रासमान के लिए हम क्या करते हैं कि जो एफ डैश एक्स होता है, जो एक बार अवकलन होता है, इसको 0 के बराबर दिखाते हैं अंतराल निकालने के लिए। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको जब हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो एक पक्ष में बचेगा साइन एक्स। देखिए हमने क्या किया, साइन एक्स को दूसरे पक्ष में भेज दिया तो वो प्लस का हो गया और एक पक्ष में आपका बच गया कॉस एक्स। दूसरे पक्ष से कॉस एक्स आएगा साइन एक्स के बटे में तो यहाँ एक बचेगा और साइन एक्स बटे कॉस एक्स कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे टेन एक्स। टेन एक्स बराबर 1, ये आपका हो जाएगा टेन एक्स बराबर 1। टेन कितने की वैल्यू होती है, तो आप कहोगे टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। अब आप सभी लोगों ने एक कक्षा 11 में सूत्र पढ़ा है, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। आपने सूत्र पढ़ा है टेन एक्स बराबर जब टेन अल्फा होता है, ठीक है, तो जो थीटा जो एक्स की वैल्यू होती है वो एन पाई प्लस कितना होता है भैया, एन पाई प्लस अल्फा होता है। कितना होता है, एन पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, ये आप सभी लोगों ने वहाँ पर सूत्र पढ़ा है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में कक्षा 11 में। इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें x का जो मान निकालना है वो 0 और 360 के बीच होना चाहिए। तो कोई ज़रूरी तो है नहीं एक ही वैल्यू होगी 0 और 360 के बीच। चलो पाई बाई 4 तो हो गया x बराबर, लेकिन दूसरी वैल्यू कौन सी होगी वो तो हमें इसी सूत्र से पता चलेगी। तो हम यहाँ पर देखिए एक एन का मान क्या रखेंगे, 1 2 3 इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए एक वैल्यू तो हमको मिल ही चुकी है, एक वैल्यू तो हमको x की मिल चुकी है, कौन सी भाई, पाई बाई 4। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे, n के स्थान पर जैसे 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। ठीक है, तो जैसे n के स्थान पर 1 रखा, 1 इंटू में पाई और प्लस आप देखिए अल्फा के स्थान पर कितना, तो आप कहोगे पाई बाई 4। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 पाई बाई 4। अब आपको ये भी देखना है कि जो आपने ये x का दूसरा मान निकाला है 5 पाई बाई 4 वो इसी रेंज के अंदर है कि नहीं, 360 के अंदर है कि नहीं। सॉल्व कीजिए, पाई का मान 180, 4 से काटोगे ये 45 आएगा। 45 पंचे कितना हो जाएगा, 225। 225 हमारा 0 और 360 के बीच की ही वैल्यू है, अर्थात हमें 5 पाई बाई 4 भी लेना पड़ेगा। अब n बराबर कितना रखेंगे, तो आप कहोगे n बराबर हम 1 रख चुके हैं, अब रखेंगे 2। क्या रखेंगे भाई, n बराबर 2। जब n बराबर 2 रखेंगे तो ये आपका x का मान मिलेगा 2 पाई प्लस अल्फा के स्थान पर कितना रखेंगे भैया, पाई बाई 4। इसे सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 और ये कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 4।
इसे सॉल्व करेंगे 9 पाई का मान 180/4 काटेंगे तो ये हो जाएगा 45 और 45 नवैया अगर आप सॉल्व करोगे ये 720 करके कुछ आएगा, जो भी आएगा, लेकिन ये 360 से ज़्यादा आएगा। समझ पा रहे हो ना, 360 से ज़्यादा हमको लेना है नहीं, रेंज दी गई है 0 और 360 के बीच में ही x की वैल्यू होनी चाहिए। तो π/4 और 5π/4 ये दो वैल्यू होंगी जो कि इस रेंज के अंदर अंतर्गत होंगी। ठीक है, बाकी हमें कोई भी वैल्यू नहीं लेना है। अब हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पर इसे प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर जो है संख्या रेखा बनाएंगे और इसकी जो रेंज है वो 0 से 0 के बराबर या 0 से 2 पाई के बीच में ही लेना है, 2 पाई के बराबर या 2 पाई के बीच में। समझ पा रहे हो ना। तो एक वैल्यू मिली π/4 जो कि यहाँ पर होगी π/4। ठीक है, 0 से बड़ी होगी π/4 मतलब 45 डिग्री, और 5π/4 का मतलब 225 डिग्री जो कि इससे भी ज़्यादा होगा, कहीं यहीं पर होगा 5π/4, ये कहीं यहाँ पर होगी 5π/4। ठीक, अब यहाँ पर एक अंतराल बन जाएगा ये वाला, और एक अंतराल बन जाएगा ये वाला, और एक अंतराल बन जाएगा ये वाला। इन अंतरालों पर हमें चेक करना है किस अंतराल पर फलन जो है वर्धमान है और किस अंतराल पर फलन जो है हमारा ह्रासमान है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 0, π/4 पर। ठीक है, हमको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 आपका शामिल, इसलिए आप ये ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 0 आपका यहाँ पर शामिल है इसलिए आप बंद अंतराल लगा सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो 0, π/4 पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, f' की वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए आपको हल नहीं करना है, आपको अलग निकाल लेना है। जैसे 0 और π/4 के बीच हम कोई भी ऐसा मान रखें तो हम देखेंगे जो f' की वैल्यू है वो 0 से अधिक आती है कि 0 से कम आती है। ठीक है, तो जैसे देखिए f' की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहोगे cos x माइनस sin x आई। कितनी आई, cos x माइनस sin x आई थी। अब यहाँ पर 0 और π/4 के बीच की कोई वैल्यू लीजिए। 0 और π/4 मतलब 0 और 45 डिग्री के बीच 30 डिग्री आता है, 30 डिग्री रख दीजिए f' में। ठीक है, चलिए यहाँ पर f' हमको दिया गया है cos x माइनस का sin x, ये हमने निकाला है। हम क्या करेंगे, इस अंतराल के बीच की कोई भी वैल्यू लेंगे और f' में रखेंगे तो f' की वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने cos 30 ले लिया जो कि इसी के अंतराल में है, माइनस sin 30 ले लिया। अब cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे √3/2 होती है। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2। √3 का मान 1.7321 माइनस 1/2। 1.7321 से 1 घटाओगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव नंबर ही तो मिलेगा, 0.7321/2। पॉजिटिव संख्या मिलेगी नहीं, पॉजिटिव संख्या का मतलब ही है कि 0 से बड़ी वैल्यू मिली। f' की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, और जब f' की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो हम कहते हैं कि जो फलन होता है वो क्या होता है, वर्धमान होता है। क्या होता है, वर्धमान। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से π/4 अंतराल में जो फलन होगा वो क्या होगा, वर्धमान होगा। बताइए ये बात समझ में आई कैसे वर्धमान हुआ। अगर f' की वैल्यू 0 से कम होती तो इस अंतराल में फलन क्या होता, ह्रासमान होता। अब यहाँ पर दूसरा अंतराल देखें तो दूसरा अंतराल हो जाएगा आपका π/4 से 5π/4। अब 5π/4 का मान मैंने बता रखा, पाई का मान 180 रखोगे कितना आएगा, 225, और π/4 का मतलब 45 डिग्री। तो अब हम निकालेंगे इस अंतराल पर f' की वैल्यू। आप निकाल के देख लो, π/4 मतलब 45 डिग्री और 225 डिग्री के बीच कोई भी कोण ले लीजिए। जैसे 45 डिग्री और 225 डिग्री के बीच अगर हम 60 ले लें, 60 भी तो उसी के अंतर्गत आएगा। तो f' की वैल्यू निकालेंगे। देखिए cos x माइनस sin x था, हम x की वैल्यू ले लेते हैं 60 डिग्री जो कि इसके अंतराल के अंदर ही तो पड़ रही है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा cos 60 माइनस sin 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। sin 60 की वैल्यू √3/2। 1 माइनस √3 का मान 1.7321/2। अब 1 से 1.732 घटाओगे तो माइनस की संख्या बढ़ी है कि नहीं, तो ये वैल्यू कैसी मिलेगी आपको, वैल्यू ऋणात्मक मिलेगी। वैल्यू जब ऋणात्मक होती है तो उसकी वैल्यू क्या, f' की वैल्यू क्या हो जाएगी, f' की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 से छोटी हो जाएगी, 0 से छोटी हो जाएगी। और 0 से छोटी होने का मतलब है कि फलन जो होगा वो हमारा ह्रासमान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे f' की वैल्यू 0 से छोटी, अतः फलन जो होगा वो हमारा ह्रासमान होगा। क्या होगा, ह्रासमान है। किस अंतराल में, इस अंतराल में। अच्छा तीसरा अंतराल हमारे पास कौन सा पड़ रहा है, तो आप कहोगे तीसरा अंतराल हमारे पास ये वाला पड़ेगा 5π/4 से 2π। तो तीसरा अंतराल लिखेंगे 5π/4 से कितना भाई, 2π।
इस अंतराल पर हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ डैश एक्स, क्योंकि सारा चीज़ निर्भर है एफ डैश के मान पर। अब देखिए 5π/4 225 होता है और 2π कितना होता है 360। 225 और 360 के बीच कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे हम 240 ले लेते हैं। अब एफ डैश एक्स बराबर आपका कितना है, cos x माइनस साइन एक्स। हम 240 पर निकाल लेते हैं, 240 इसके और इसके बीच की वैल्यू है, तो cos 240 माइनस कितना हो जाएगा, साइन 240। इस पर चेक करेंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए cos 240 का मतलब होता है cos 180 प्लस 60, cos 180 प्लस 60 माइनस साइन, इसको भी ले सकते हैं 180 प्लस 60। आपको पता है 180 प्लस का मतलब तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे में tan cot आपका धनात्मक होता है, बाकी ऋणात्मक, और 180 कभी बदलता नहीं, मतलब ये cos है तो cos ही रहेगा और 60 हो जाएगा ना, ये tan cot तो है नहीं, इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा जाएंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, तो माइनस माइनस पहले से हो जाएगा प्लस, साइन थीटा के स्थान पर 60 डिग्री। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 1/2, है ना। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। √3 का मान 1 से अधिक होता है और प्लस संख्या से माइनस संख्या आप जब घटाओगे तो चूंकि प्लस की संख्या बड़ी ना, √3 का मान 1.321 और -1 और हर बराबर 1 ले लिया, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे और बड़ी संख्या धनात्मक, तो वैल्यू तो हमें धनात्मक मिलेगी ना, सिंपल है। अच्छा, वैल्यू धनात्मक मिली तो इसका मतलब एफ डैश एक्स का मान क्या है, 0 से बड़ा है, तभी तो धनात्मक मिल रहा है। और एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि इस अंतराल के अंतर्गत जो फलन होगा वो हमारा क्या होगा भैया, वर्धमान होगा। क्या होगा, वर्धमान होगा। आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था, ये प्रश्न यहाँ तो 5 नंबर में आए, कभी कभी 8 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है, किस अंतराल में फलन ह्रासमान, तो इसमें वर्धमान, इसमें वर्धमान, इसमें ह्रासमान। बताइए सभी विद्यार्थियों को ये सवाल समझ में आया कि नहीं, ये सवाल समझ में आना अनिवार्य है। एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से इसको बता दिया है। ठीक है, गलती नहीं करना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको जो यहाँ पर रफ कर देंगे, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट अगले सेट में हो गया था, खा मैंने अब करा दिया है, और गा को सॉल्व करते हैं। जो सिलेबस में नहीं सभी को पता है उसे मैं नहीं सॉल्व कराता हूँ, जो प्रश्न रिपीट होता है उसे भी मैं नहीं सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, रिपीटेड प्रश्न को सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं, केवल समय को बर्बाद करना है बस। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हो जाएगा हमारा 6 का गा पार्ट। बोला गया है कि सिद्ध कीजिए, 6 का गा पार्ट सिद्ध करना है कि समाकलन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपान में 1 + x² dx बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 + x², और ये कितना हो जाएगा +c। हम क्या करेंगे, इसमें हम LHS ले लेंगे, LHS I बराबर, ठीक है, हमको समाकलन करना है साइन इनवर्स 2x अपान में 1 + x² dx। ठीक, अब करेंगे क्या, आप जानते हो जब इस टाइप का फलन होता है, मैंने अच्छे से समाकलन में आपको पढ़ाया है। जो विद्यार्थी देखिए किसी भी चीज़ में कमज़ोर हैं, हमारे चैनल पर आपको हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जहाँ पर भी कमज़ोर अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, आपके पास समय है। ठीक है, हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बना दी गई। यहाँ पर जब मैंने कहा था 2x अपान में 1 + x² के टाइप का फलन होता है, तो यहाँ पर मानेंगे x बराबर tan थीटा। ना समझ में आया तो ऐसे सोच लो, यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा बनाना है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला कब बनेगा, जब हम x बराबर tan थीटा मानेंगे। इतना कॉमन सेंस आपके अंदर आना चाहिए। तो x बराबर tan थीटा, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो sec² थीटा, और ये हो जाएगा d थीटा। यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स x। चलिए वैल्यू रखते हैं i बराबर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 + tan² थीटा, और dx के स्थान पर हम लिखेंगे sec² थीटा इंटू में d थीटा। हमने क्या किया, पूरे फलन को थीटा के पदों में चेंज कर लिया है। ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू में sec² थीटा इंटू में d थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में प्रगुण पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, और थीटा की वैल्यू कितनी 2 थीटा, 2 हो जाएगा बाहर,
ठीक, और अंदर केवल थीटा बचेगा और इंटू में सेक स्क्वायर थीटा बचेगा। अब दो फलन आपके गुणनफल के रूप में है, आइलेट वाला फार्मूला लगा देंगे। खंडशः समाकलन आप लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पर लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, खंडशः समाकलन करने पर। चलिए भैया खंडशः समाकलन करते हैं। खंडशः समाकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा i इक्वल टू 2 है ना। देखिए ये आपका फर्स्ट माना जाएगा, ये सेकंड आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। थीटा फर्स्ट है, फर्स्ट छूटेगा, सेकंड वाले फलन का समाकलन, फिर माइनस लगाएंगे, समाकलन के चिन्ह के अंतर्गत अवकलन, फर्स्ट फलन का इंटू में समाकलन, सेकंड फलन का, फिर जितना आएगा पूरे का अगेन समाकलन। क्लियर। ये i इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है tan थीटा माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में जो अवकलन होता है 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन हो जाएगा वो tan थीटा हो जाएगा, ये d थीटा हो जाएगा। i इक्वल टू 2 थीटा इंटू में tan थीटा माइनस यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan थीटा का समाकलन होता है log सेक थीटा, ठीक है, और प्लस c जोड़ दीजिए। i इक्वल टू 2 है ना। अब ध्यान दीजिएगा थीटा बराबर tan इनवर्स x था और x बराबर tan थीटा था। इस tan थीटा के स्थान पर x और थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x लिखा जा सकता है -2 है ना। इसको लिख सकते हैं हम लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी जानते हो कि नहीं, यहाँ पर जो है ये सेक की पावर में जा सकता है, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है अंडर रूट, चलिए अच्छा इसको छोड़िए, ठीक, इसको 2 ही रहने दीजिए। सेक थीटा को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताइए कोई दिक्कत, प्लस c, क्योंकि हमको यही चीज़ लाना ही था, कोई दिक्कत नहीं। 2 लेकर चले जाएंगे, चलो लेकर चले जाते हैं, 2 लेकर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। जब हम 2 सेक के ऊपर ले जाएंगे लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा i बराबर 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस tan थीटा बराबर हमने x माना था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस c। यही चीज़ राइट हैंड साइड में आपको प्रूफ करनी थी, तो ये चीज़ आपकी क्या हो चुकी है भैया, प्रूफ हो चुकी है। 5 नंबर का सवाल था, छोड़िएगा बिल्कुल नहीं। बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा करीब है, इनको बहुत ही अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो ठीक है, पास होना तब भी, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का घ पार्ट भी सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो घ पार्ट है वो आपका देखिए भैया स्पर्श रेखा अभिलंब का है, और वो टॉपिक इस बार सिलेबस से हटा दिया गया, उसे हम नहीं पढ़ाएंगे। नेक्स्ट आगे अंगानंबर प्रायिकता का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको बता देते हैं, 5 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा पार्ट होगा भैया, अंगा पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का अंगा पार्ट होगा। इसमें लिखा है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं दी गई हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम ज़्यादा हिंदी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हिंदी लिखने लगते हैं तो ज़्यादा समय लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 का अंगा पार्ट, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई, ये बात ध्यान रखना। स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है कि प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको पता होना चाहिए जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फार्मूला याद ही करना पड़ेगा आपको, इसका कोई उपाय नहीं। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया कि जो एक समस्या ए द्वारा हल करने की प्रायिकता, जिसको हम पी ए से लिखेंगे, वो 1/2 है, और बी द्वारा हल करने की जो समस्या को हल करने की प्रायिकता है वो कितनी है, 1/3। तो आप कह सकते हो कि ए द्वारा हल ना करने की प्रायिकता यानी पी ए डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस, कक्षा 10 से पढ़ते चले आ रहे हो प्रायिकता। अगर घटना के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है तो ना घटित होने की प्रायिकता 1 माइनस घटित होने की प्रायिकता है, यानी पी ए डैश की वैल्यू भी आपकी 1/2 हो जाएगी। अगर घटना बी के घटित होने की प्रायिकता 1/3 है तो पी बी डैश बराबर घटना के ना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो पी बी डैश बराबर आपका आ जाएगा 2/3। पहले इतना करना है आपको, समझ गए। फिर आगे चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब चूंकि घटनाएं स्वतंत्र हैं और इन्होंने कहा है कि यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि समस्या हल हो जाती है। समस्या हल हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, समस्या हल हो जाती है।
समस्या हल हो जाती है तो प्रायिकता इस बात की निकालना है कि समस्या हल हो जाती है। अगर समस्या हल हो जाएगी तो प्रायिकता अगर निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, यानी पी का मान निकालना है, तो 1 माइनस, देखो समस्या अगर हल होगी तो किसी एक से तो हल होगी, तो एक नहीं हल कर पाएगा, तो इसका मतलब किसी एक के द्वारा किसी एक या कोई एक हल नहीं कर पाएगा। उसको हम प्रोबेबिलिटी रूप में कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। समझिए, अगर समस्या हल हो जाती है तो भैया एक तो नहीं हल कर पाएगा, तभी तो एक हल कर पा रहा है, तो एक जो नहीं हल कर पाएगा ये भी तो निश्चित नहीं कौन नहीं हल कर पाएगा। ठीक है, तो ए भी नहीं हल कर सकता है और दो भी नहीं हल कर सकता है, दोनों संभावनाएं बन रही हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश माइनस बी डैश, ए नहीं हल कर पा रहा है या फिर बी नहीं हल कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाया गया, क्योंकि ये कोई निश्चित नहीं है कि ए ही हल कर लेता है बी नहीं हल कर पा रहा है। अगर ए हल कर लेता बी नहीं हल कर पा रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये निश्चित नहीं कि कौन हल कर पा रहा है कौन नहीं हल कर पा रहा है, इसलिए यहाँ पर हम ना हल कर पाने में ए डैश माइनस बी डैश में दोनों को लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा P बराबर 1 माइनस, अभी मैंने बताया कि घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो P A इंटरसेक्शन B बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब यहाँ A डैश है, और इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी B डैश है। ठीक, तो P बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश की बात करें तो 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश की बात करें 2/3 है, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1/3 सॉल्व करोगे 2/3। बताइए आई बात समझ में। आगे बात करेंगे, दूसरा पार्ट इसमें दिया गया है कि उनमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस बात की प्रायिकता निकालना है, उसमें से कोई एक ही समस्या हल कर पाता है। अगर जैसे मान लीजिए कि पी ए ने सॉल्व कर लिया तो ये पक्का है कि पी बी नहीं सॉल्व कर पाएगा। अच्छा, एक कंडीशन और भी बन सकती है कि अगर पी बी मतलब बी ने सॉल्व कर लिया तो ये पक्का है कि ए नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो इस बात की प्रायिकता इस सूत्र से निकलेगी। आई बात समझ में, एक ही सॉल्व कर पाता है, अगर ये सॉल्व कर लेता तो ये नहीं सॉल्व कर पाएगा, प्लस अगर बी सॉल्व कर लेगा तो ये नहीं सॉल्व कर पाएगा। यही सूत्र लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर पी ए की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2 और पी बी डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, बी बी डैश की वैल्यू हमने निकाला 2/3 प्लस पी बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू दी गई है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश की वैल्यू 1/2। चलिए भाई, ये हो जाएगा P बराबर 2 से 2 कैंसिल, 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम मिलेगा 6, 3 एक कम 3 दूनी 6 और 6 कम 6। ये प्रोबेबिलिटी इस बात की, जब एक ही समस्या हल कर पाता है तो ये आपकी आ जाएगी 3/6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। इस बात की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2। ये सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए बस। 5 नंबर फ्री के हैं, समझ रहे हो कि नहीं, ये 5 नंबर आपके फ्री के हैं भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। अगला जो हमारा सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से 8 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वेश्चन नंबर 7 से 8 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने हालांकि आपको कई बार बताया है कि न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए आता है। आज मैं तुमको न्यूनतम दूरी का पूरा कॉन्सेप्ट ही सिखा दे रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कराने से पहले 2 बातें बता दें। अगर आपको इस रूप में दिया गया वेक्टर आर बराबर A1 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेक्टर आर बराबर A2 वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक, तो ये कहा जाता है कि रेखाएं समतली हैं, अर्थात बी वेक्टर अगर सेम आपको प्रश्न में मिलेगा तो समतली। इसके पहले वाले सेट में मैंने सॉल्व कराया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिया है वो कुछ इस टाइप का है कि यहाँ B1 और यहाँ B2 है, तब कहा जाता है कि ये रेखाएं विषमतली हैं, मतलब समांतर नहीं है। समझ पा रहे हो ना। तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है, न्यूनतम दूरी का व्यंजक होता है, पहले आपको ये तो आना चाहिए। न्यूनतम दूरी का जो सूत्र होता है वो आपका होता है माड ब्रैकेट के अंदर A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर और इनटू में B1 क्रॉस B2 है ना, और बटे में माड B1 क्रॉस B2। याद रखिएगा ये सूत्र, डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होता इसलिए मॉड लगा हुआ है। तो जब कभी वेक्टर R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 वेक्टर मिलेगा, वेक्टर R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा, मतलब A1 B1 का मतलब ये अलग अलग हो, सेम ना हो। ठीक है, सदिश सेम होंगे तो समतली कहा जाएगा। समतली के लिए दूसरा फार्मूला न्यूनतम दूरी का, और यहाँ पर क्या है भैया, विषमतली। देखिए सवाल क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया गया है आपको वेक्टर R बराबर, ध्यान दीजिएगा,
आई कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 3k कैप, और उसके बाद ये सूत्र याद रखिएगा, प्लस लैम्डा आई कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 2k कैप। ठीक, और आगे इन्होंने दूसरा दिया है वेक्टर r इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, प्लस म्यू और ब्रैकेट में दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस आपको दिया गया है k कैप। अब आप देखिए ये सदिश अलग की नहीं, ये सदिश अलग की नहीं, तो a1 ये a2 हो जाएगा, ये b1 ये b2 हो जाएगा। मतलब रेखाएं यहाँ पर विषम तली हैं, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। हमको पहले a2 माइनस a1 निकालना है, तो हम a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे। इससे इसको घटाना, ये a2 है ये a1 है। 4i से i घटाएंगे तो 3i कैप बचेगा। 5j से 2j घटाएंगे तो आपका 3j कैप बचेगा। ठीक है, और 6k कैप से 3k कैप घटाएंगे तो आपका 3k कैप बचेगा। ये a2 माइनस a1 वेक्टर हो गया। फिर आपको निकालना है b1 वेक्टर क्रॉस b2, दो वेक्टरों का सदिश प्रोडक्ट आप जानते हो, आई कैप जे कैप के कैप, और b1 का b2 से करा रहे हैं तो पहले इसके आई जे के गुणांक रखेंगे, आई का गुणांक 1, जे का गुणांक -3, के का गुणांक 2, यहाँ पर आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 3 और के का गुणांक 1। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सब सिंपल है, लेकिन आप थोड़ा सा जो है पहले अगर नहीं पढ़े तो दिक्कत तो होती है, तो इस दिक्कत को आप तुरंत नहीं सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा समय दीजिए, क्लास में सब चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से b1 क्रॉस b2 वेक्टर जो मिलेगा आपको, देखिए पहले आई कैप को हम लेते हैं प्लस चिन्ह के साथ, और आई कैप जिस कॉलम जिस रो में पड़ता है छोड़ देंगे। 3 एकम आपका हो जाएगा -3 माइनस सूत्र वाला 3 दूनी 6, फिर माइनस जे कैप लेंगे और जे कैप वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, और फिर प्लस के कैप लेंगे, अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं। के कैप वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6, लेकिन 6 माइनस का होगा इसलिए प्लस हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 माइनस का हो जाएगा और सूत्र वाला प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से b1 क्रॉस b2 वेक्टर आपको मिल जाएगा। माइनस का 9i कैप जोड़ लीजिए और यहाँ बचेगा -3 और गुणा होने पर +3j कैप, और ये हो जाएगा 9k कैप। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर हो गया, a2 माइनस a1 आ गया। ठीक, इसका माड़ निकाल लेते हैं तथा b1 क्रॉस b2 वेक्टर का माड़ निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको यहाँ मॉड की भी ज़रूरत है। परिमाण निकालने के लिए किसी सदिश का अंडर रूल लगाते हैं। i के गुणांक का स्क्वायर मतलब -9 का स्क्वायर 81, j के गुणांक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, k के गुणांक का स्क्वायर 81। इस तरीके से b1 क्रॉस b2 वेक्टर का जो माड़ आ जाएगा वो आपका 100 कितना आ जाएगा, 1 1 2 172 आ जाएगा। और नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, 9 1 10 1 11 71 आ जाएगा, 171, और 19 नवैया 171 पढ़ा है। तो b1 क्रॉस b2 वेक्टर का जो माड़ आ जाएगा वो 3√19 आ जाएगा। आपको चाहिए इन दो विषम तली रेखाओं के बीच की डिस्टेंस, तो मैंने बताया तब न्यूनतम दूरी का फार्मूला, न्यूनतम दूरी बराबर मॉड a2 माइनस a1 वेक्टर, जिसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है 3i कैप प्लस कितनी आई है 3j कैप प्लस 3k कैप आई है इनटू में। फिर आपका कितना है डॉट प्रोडक्ट में b1 क्रॉस b2 वेक्टर, जिसकी वैल्यू आपकी आई है -9i कैप और +3j कैप और +9k कैप। ठीक, और बटे में आ जाएंगे हम, बटे में आपका मॉड वेक्टर b1 क्रॉस b2, जिसकी वैल्यू आपकी आई है 3√19। चलिए न्यूनतम दूरी निकालते हैं। i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करना जानते हो, तो 3 और 9 का गुणा हो जाएगा -27। i डॉट i का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 1। 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9, ठीक है, और 3 और 9 का मल्टीप्लाई +27, मॉड के अंदर है ये सब, 3√19। ठीक है, 27 प्लस -27 0, और देखिए ये आपका बचा केवल 9 और बटे में 3√19, यही तो बचेगा भैया। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 3 बटे में √19 इकाई। दूरी है, दूरी को इकाई में लिखा जाता है।
बताइए, किसी को कोई समस्या, इस तरीके से आपको न्यूनतम दूरी निकाल लेनी है। न्यूनतम दूरी वाले दो ही क्वेश्चन, एक समतली एक विषमतली, अच्छे से सीख लो। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा, 8 नंबर क्लियर है, ठीक है। 8 नंबर एकदम क्लियर है, ये एकदम लिख के मैं दे रहा हूँ। बताइए, किसी विद्यार्थी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। तो 7वें का पार्ट हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है 7वें का खा पार्ट। सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आज हम ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट का क्वेश्चन है, अवकलन के अनुप्रयोग के अंतर्गत। ऐसे क्वेश्चनों को तो मैं कठिन मानता ही नहीं। पहली बात तो आप पता नहीं क्यों इनको कठिन मानते हो, ठीक है, कठिन मानना ही नहीं। तो चलिए यहाँ पर पहले एक बार क्वेश्चन को और पढ़ देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला ये प्रश्न मैं एकदम आसान करने वाला हूँ। तो बोला सिद्ध कीजिए कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोला है, तो कैपिटल आर त्रिज्या का एक हम गोला बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसका केंद्र है, ठीक, और इसके अंतर्गत आपको एक शंकु बनाना है, तो एक हम शंकु बना लेते हैं। यहाँ पर ये हमने शंकु बना लिया है, ये शंकु बना लिया है, ये शंकु का आधार हो गया, ये शंकु की ऊंचाई हो गई। यहाँ पर वृत्त का केंद्र है, अर्थात ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर कहलाएगी। अब बात करें यहाँ पर जो शंकु के केंद्र से यहाँ तक की आधार की दूरी होगी, इसको हम बोलेंगे शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगी। अच्छा, ये डिस्टेंस नहीं पता है तो इसको हम एक्स मान लेंगे। कितना मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। देखिए, इस ओ पॉइंट से यहाँ तक की दूरी नहीं पता है ना, जो शंकु के आधार का केंद्र है, यहाँ तक की दूरी नहीं पता है, को एक्स मान लेंगे। ये आपका इस वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी आपकी कैपिटल आर, ये प्रश्न में कही गई। अच्छा, इसको मैंने स्मॉल आर मान लिया। शंकु की ये क्या है? त्रिज्या है। अब इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगर हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, देखिएगा शंकु की ऊंचाई, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर पहले निकाल लेंगे। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई x प्लस कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। देखिए, जब हम यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कैपिटल आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत शंकु का महत्तम आयतन, शंकु के महत्तम आयतन की बात हुई। अगर शंकु के आयतन की हम बात करें भैया, शंकु के आयतन की अगर हम बात करें, तो आप कहोगे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। जहां आर भी हमारी मानी हुई वैल्यू शंकु की स्मॉल आर। तो अगर हम इस आर का मान निकालेंगे तो ये भी हम निकाल सकते हैं। देखिए, इसको अगर इससे मिला दें तो ये वाली दूरी भी आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल आर ही कहलाएगी, क्योंकि केंद्र से यहाँ तक की दूरी है, ठीक है। तो तथा हम अगर शंकु की त्रिज्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज ले लें, इसको हम नाम दे दें ओ, इसको मान लीजिए एम नाम दे दिए, इसको एन नाम दे दिए। तो तथा त्रिभुज ओ एम एन में अगर हम क्या करें, इस आर का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर जो कि कैपिटल आर है। अच्छा, स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पर लिखेंगे 9 शंकु का आयतन बराबर, आप लोग जानते हो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है भाई। चलिए भाई, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी आई है कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एच की वैल्यू आपकी कितनी आई? तो आप कहोगे एक्स प्लस आर आई। एक बार उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए हम करते क्या है, पहले उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे चेक करते हैं, तरीका पता होना चाहिए। पहले एक बार हम अवकलन करते हैं, फिर 2 बार अवकलन करते हैं। एक बार जहां अवकलन करते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए उसको 0 के बराबर दिखाते हैं, वहां से वैल्यू निकालते हैं, वो वैल्यू हम द्वितीय अवकलज में रखते हैं। अगर वैल्यू ऋणात्मक तो उच्चिष्ट, वैल्यू धनात्मक तो निम्निष्ट। समझ गए? ये पहले आपको आना चाहिए, नहीं आता तो नहीं समझ में आया होगा जो मैंने बोला है। यहाँ पर सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, क्योंकि फलन हमारा x के पदों में, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dv/dx।
ये आपका π/3 अचर है, अचर हो जाएगा, अवकलन इतने में होगा। यहाँ पर दो फलन गुणे में, तो सबसे पहले फलन को हम छोड़ेंगे। चलिए इसको r² माइनस x² छोड़ दिए। द्वितीय का अवकलन करेंगे, x का x के सापेक्ष अवकलन 1, इसका 0 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। फिर प्लस लगता है, क्या लगता है भैया? प्लस। फिर द्वितीय फलन मतलब x प्लस r छूटेगा, और जैसे r² माइनस x² का अवकलन करेंगे, r² का अवकलन 0, x² का अवकलन कितना हो जाएगा? माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस तरीके से dv/dx का मान आ जाएगा π/3 और ब्रैकेट में r² माइनस x², और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, चलिए गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे ज़्यादा आसान हो जाएगा। 2x का गुणा x से हो जाएगा 2x² हो जाएगा, 2x का गुणा r से हो जाएगा तो 2xr हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा dv/dx बराबर π/3, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा कितना भैया? r² x² माइनस x² 3x² आपका हो जाएगा, ठीक, और माइनस का 2xr हो जाएगा। जैसा आप समझ सके से, बेटर से बेटर। इसको थोड़ा आपको तोड़ना पड़ेगा भी आगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं, या आप आगे वही पुराना काम जो उच्चिष्ट और निम्निष्ट का रूल होता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, है ना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए यहाँ से निकाले जाते हैं बिंदु। क्या निकाले जाते हैं? बिंदु x का मान। क्या करते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए रूल होता है कि जो प्रथम अवकलज है उसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं। प्रथम अवकलज हमारा आया है π/3, ब्रैकेट में आपका है r² माइनस 3x² और माइनस का 2xr, इसको हम दिखाएंगे 0 के बराबर। बताइए कोई दिक्कत? इसको हम 0 के बराबर दिखाएंगे तो π/3 0 की तरफ जाएगा, ये हो जाएगा r² माइनस 2xr पहले लिख लिया, और माइनस 3x² बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण के रूप की है। इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, r² माइनस 3xr और प्लस का xr और माइनस का 3x² बराबर 0। बताइए इस समीकरण को ऐसा लिखा जा सकता है? आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि माइनस 3xr से 1xr जाएगा तो माइनस का 2xr बचेगा। मैंने 3 और 1 का मल्टीप्लाई करके केवल फैक्टर किया है, जिससे द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? r कॉमन लेंगे तो ये r माइनस 3x बचेगा। इसमें कितना कॉमन मिल जाएगा? x, तो r माइनस कितना बचेगा? 3x बराबर 0। दोनों में आपको r माइनस 3x कॉमन मिल जाएगा, ये बचेगा r प्लस x बराबर 0। क्लियर? अब जब दोनों ब्रैकेट को 0 बारी बारी से 0 बराबर दिखाएंगे, जब r माइनस 3x बराबर 0 तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी भैया? r उधर जाएगा तो ये r/3 आ जाएगी। एक x की वैल्यू ये आ गई, तथा दूसरी वैल्यू जब r प्लस x बराबर 0 दिखाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस r। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रोक के रखेंगे। अभी हम चेक करेंगे कि किस वैल्यू पर फलन उच्चिष्ट है, क्योंकि हमको उच्चिष्ट के लिए ही दिखाना है कि जो उच्चिष्ट होगा तभी महत्तम होगा। महत्तम आयतन जो होगा वो जो होगा 8/27 गुना होगा किसके भैया? गोले के आयतन के। वो चीज़ सिद्ध करनी है, तो इसके लिए हम करेंगे क्या? आप लिखेंगे पुनः जो है x के सापेक्ष अवकलन करने पर किस समीकरण का, इसको कुछ समीकरण वगैरह मान सकते थे, इसको समीकरण 1 को, ठीक है। पुनः x के सापेक्ष समीकरण 1 का अवकलन करने पर अवकलन, तो dv/dx का अवकलन कितना हो जाएगा? d2v अपान में, सॉरी ये कितना हो जाएगा? दोबारा अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा d2v अपान में dx², ठीक है। और यहाँ पर देखिए π/3 तो आपका बहिरे रहेगा, कोई दुविधा? अच्छा देखिए यहाँ पर जब आप अवकलन करेंगे तो थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर देखिए, चलो अच्छा यहीं से कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रैकेट वैसे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए कर लेते हैं। r² का अवकलन हो जाएगा 0, 3x² का अवकलन हो जाएगा माइनस का 6x। बताइए मानते हैं? अच्छा 2xr का करेंगे तो ये केवल माइनस का 2x होगा। r 2x, देखिए गलती हुई थोड़ी सी, क्या गलती हुई? 2 और r अचर पद हो जाएगा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा, तो माइनस का केवल 2r हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अच्छा थोड़ा और इसे आसान कर सकते हैं क्या हम? अगर आसान कर सकते हैं तो थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखिए हमें d2v/dx² का मान मिल चुका है। अगर थोड़ा सा चाहें तो इसे आसान हम कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो ये π/3 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर ये 2r प्लस का 6x हो जाएगा। दोनों में माइनस कॉमन करके बाहर निकाल लिया है। ये हो गई समीकरण 2। अब हम चेक कैसे करेंगे कि किस वैल्यू पर फलन उच्चिष्ट है। ये दो वैल्यू आई थी, एक ये और एक ये, तो ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे। अगर d2v/dx² की वैल्यू ऋणात्मक आ रही तो हम कहेंगे कि इस वैल्यू के लिए जो आपका इसका शंकु का आयतन है वो उच्चिष्ट है, क्योंकि शंकु के आयतन की समीकरण का ही तो अवकलन कर रहे हैं। और अगर इस x बराबर -r रखने पर आ रहा है तो इस मान के लिए उच्चिष्ट हो जाएगा। चलिए x बराबर r/3 रखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर r/3 किस समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 में, इसको समीकरण 2 मान लेना, में रखने पर। अच्छा, अब रखने पर आपको केवल इतना देखना है कि प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। माइनस आएगा तो उच्चिष्ट होगा और प्लस आएगा तो निम्निष्ट होगा। चलिए ऐसे ही रख के देख लेते हैं। x बराबर r/3, यहाँ पर जैसे r/3 रखेंगे तो r/3 और यहाँ 2r, इसको हल करेंगे, लेकिन कुल मिला के ये वैल्यू आपकी ऋणात्मक ही रहेगी क्योंकि आगे आपका ऋण चिन्ह लगा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमको d2v/dx² की वैल्यू मिलेगी वो ऋणात्मक मिलेगी, जो भी वैल्यू मिले, ठीक। वो यहाँ पर हम नहीं लिख रहे हैं, आप चाहना तो लिख लेना, ऋणात्मक वैल्यू ही मिलेगी। ऋणात्मक वैल्यू मिलने का मतलब ये कि x बराबर r/3 पर जो गोले का आयतन है, गोले का जो आयतन है वो क्या है भैया, उच्चिष्ट है। ऋणात्मक वैल्यू मिलने का मतलब होता है कि उच्चिष्ट उस मान पर। अब उच्चिष्ट है तो इसी मान को हम कहाँ पर रखेंगे, जो समीकरण 1 थी। समीकरण 1 भैया कहाँ थी, समीकरण 1 यहाँ पर थी, ये वाली समीकरण जो गोले का आयतन आया था, ठीक है। तो लिखेंगे x बराबर r/3 गोले शंकु के आयतन में रखने पर, शंकु के आयतन में क्या करने पर भाई, रखने पर। तो शंकु का आयतन था v बराबर 1/3 है ना, पाई ब्रैकेट में r² माइनस जहाँ x² है, x बराबर r/3 रखना है तो ये r² कितना हो जाएगा, आप कहोगे 9 हो जाएगा। देखिए x के स्थान पर r/3 रखना है, फिर x प्लस r मतलब r/3 प्लस का r, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ पर आपको r/3 रख देना है। चलिए सॉल्व करते हैं। v बराबर π/3 हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 9r से 1r जाएगा, 8r² बटे में 9 गुणे में 3r और 1r, ये कितना हो जाएगा 4r बटे में कितना भैया 3। अब हमको ये चीज़ दिखाना है कि जो शंकु का ये महत्तम आयतन आया है ये गोले के आयतन का 8 बटे कितना है 27। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। कितना होता है 4/3 πr³। चूँकि यहाँ पर गोले की त्रिज्या कैपिटल R है तो कैपिटल R³ होना चाहिए। इसे रब कर दूँ मैं, ठीक भैया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आगे देखते हैं इसको, यहाँ से हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए v बराबर हमको 8/27 गुना सिद्ध करना था। 8/27 अपने काम की चीज़ पहले बाहर निकाल लेंगे, सब चीज़ गुणे में। तो 8 मैंने बाहर निकाल लिया और 9 तिरिक ये वाला 27 बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब आप इसे ऐसे लिख के देखो 4/3 πr³ क्या आएगा गुणा करने पर। देखो आपने 27 निकाल लिया, 8 निकाल लिया, बचा आपका 4/3 πr², r का गुणा 4/πr³, मतलब यही चीज़ आएगा गुणा करने पर। लिखेंगे अर्थात जो शंकु का महत्तम आयतन है वो 8/27 गुणे गोले का आयतन। और यही चीज़ भैया प्रश्न में आपको क्या करनी थी, सिद्ध करनी थी। कितने आसान प्रश्न होते हैं, आप लोग फालतू में परेशान होते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बताइए समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम बिना समय को लॉस किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम भैया बढ़ेंगे। और हमारा अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट रैखिक समीकरण निकाय युग्म को हल करना है। अनगिनत बार मैं पढ़ा चुका हूँ, इसके पहले 2 सेट हल कराया, उसमें भी आया। तो हम रैखिक समीकरण निकाय को अब नहीं सॉल्व करेंगे क्योंकि हम भी बोर हो चुके हैं और आप लोग भी बोर हो चुके हैं। रैखिक समीकरण निकाय को सॉल्व करना बहुत आसान है और सॉल्व करने के बाद आप जो है उसका आंसर भी चेक कर लेते हो। तो ऐसे आसान प्रश्न को यहाँ पर हम सॉल्व
नहीं कराएंगे। मानते हैं ना ये बात। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए न्यूनतमीकरण आ गया, रैखिक प्रोग्रामन की समस्या भी आपको हर एक सेट में हल कराई जा रही, तो इसे भी नहीं सॉल्व कराएंगे, लेकिन खा पाठ पहले सॉल्व कर लेते हैं। 8 का खा पाठ, ठीक है। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए, ये आपका निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, इसे सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। सिद्ध कीजिए कि लिमिट 0 से पाई, ठीक है, एक्स साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर सिद्ध करना है कि वैल्यू आनी चाहिए पाई स्क्वायर बाई 4। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मज़ेदार प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। देखिए हम करेंगे पहले LHS लेंगे। क्या लेंगे? LHS। मानेंगे, माना आई बराबर 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपान में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर? अच्छा आगे देखें तो ये हो जाएगा आई बराबर, हम प्रगुण जानते हैं, चूंकि प्रगुण जानते हैं कि अगर लिमिट 0 से a है, एफ एक्स डी एक्स दिया है, तो इसे लिख सकते हैं लिमिट 0 टू a, एफ एक्स जहाँ पर होगा वहाँ पर अपर लिमिट माइनस एक्स। ये प्रगुण बहुत यूज होता है निश्चित समाकलन में। तो ये आई बराबर हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स साइन अपर लिमिट माइनस एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। इसको समीकरण 1 मान लेंगे हम। आई बराबर लिमिट 0 टू पाई, ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सी माइनस थीटा साइन थीटा होता है और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आएगा तो ये कॉस माइनस का, ठीक है, लेकिन स्क्वायर करने पर फिर प्लस हो जाएगा, तो ये 1 प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई बराबर हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई और ये हो जाएगा पाई साइन एक्स अलग कर ले रहे हैं, ठीक है, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर साइन एक्स का पाई से मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है और ये डी एक्स अलग कर लिया, माइनस लगा है। लिमिट 0 टू पाई हम x का मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, x साइन x अपान में 1 प्लस आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये आपका हो जाएगा dx। बताइए कोई दुविधा? कोई दुविधा नहीं। अब आप देखिए ये वैल्यू सेम आपका i के बराबर है। समीकरण 1 से हम इसके स्थान पर i लिखेंगे, ये वाला i इधर आ जाएगा, तो i प्लस आई बराबर इधर बचा लिमिट 0 टू पाई, है ना, और ये आपका हो जाएगा पाई साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोई समस्या? आप कहोगे हम पाई अचर पद है, समाकलन करते वक्त उसे बाहर कर लेंगे, ये 2i बराबर पाई बाहर हो गया और यहाँ पर देखिए लिमिट 0 टू पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें तो कोई दिमाग का नहीं लगाना, कॉस एक्स का अवकल गुणांक ऊपर उपस्थित है, तो यहाँ पर मानेंगे, माना कॉस एक्स बराबर टी, तो यहाँ पर कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स बराबर आपको मिलेगा माइनस डी टी, माइनस होगा माइनस उधर भेज दिया, ठीक। अब ये हो जाएगा 2i बराबर पाई और लिमिट भी चेंज कर लेंगे। अगर x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर तो cos 0 की वैल्यू 1, मतलब t बराबर 1 मिलेगा। x के स्थान पर पाई रखेंगे, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। लिमिट चेंज कर लिया जिससे बाद में t के पदों में आए तो हमको चेंज ना करना पड़े। अब ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स के स्थान पर माइनस डी टी, ठीक, माइनस हमने बाहर कर लिया, बटे में ये 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा माइनस पाई 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स टी का आपका समाकलन होता है। लिमिट आपको दी गई है 1 से -1। चलिए अब लिमिट हम डायरेक्ट पुट कर लेंगे। पहले हो जाएगा अपर लिमिट tan इनवर्स आपका -1, फिर आपका हो जाएगा लोअर लिमिट tan इनवर्स 1 टी के स्थान पर। 2i बराबर आपका हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा -पाई/4। जानते हो, देखिए tan इनवर्स माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स 1 होती है tan पाई/4 की वैल्यू, tan इनवर्स tan पाई/4 पाई/4 हो जाएगा, माइनस बाहर आता है इसलिए माइनस पाई/4 हो गया और यहाँ पर आपका तो हाई है पाई/4, ठीक है। और इस तरीके से 2i बराबर माइनस पाई और इसे सॉल्व करेंगे, एक हल ले लेंगे, -पाई -2 ठीक, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पाई 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2। हमको आई का मान निकालना है तो 2 जाएगा बटे में, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4। इस प्रश्न में आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी। कितनी आसान तरीके से मैंने प्रश्न को सॉल्व करा दिया।
ठीक, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट, जो कि आपका किसका क्वेश्चन है भैया, ये आपका रैखिक प्रोग्रामन का है। और मैं लगातार 2 सेट में ऐसा प्रश्न आपको सॉल्व करा चुका हूँ, तो आप लगाइएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कीजिएगा। अब खा पार्ट जो है वो साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल का क्वेश्चन है, और मैंने इस क्वेश्चन को अभी नहीं सॉल्व कराया, हालांकि मैंने समाकलन के अनुप्रयोग आपको पढ़ाया है अच्छी तरीके से। अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप ये लास्ट क्वेश्चन जो मैंने समाकलन के अनुप्रयोग वाला लिया है ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए भाई इसे रफ कर दूं भाई मैं। चलिए अभी इस सेट का लास्ट क्वेश्चन बचता है, और उससे भी मैं यहाँ पर सॉल्व कराए दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ठान लिया था कि इस क्वेश्चन को जब तक हम सॉल्व नहीं कर देंगे तब तक हम क्लास को छोड़ेंगे नहीं। आप भी मेरी तरह ठान कर बैठ जाइए, जब तक आप सारे क्वेश्चन सॉल्व ना कर लें क्लास से उठिएगा ही नहीं। ठीक है, समझिए ऑफलाइन क्लास हो रही। तो ये 9वें का खा पाठ होगा, 9वें का खा पाठ। इसमें कहा जा रहा है कि यदि वक्र x बराबर वाई स्क्वायर, ठीक है, एवं एक रेखा दी गई है, रेखा क्या दी है, रेखा दी है x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों में विभाजित होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इजी, ठीक है, वेरी इजी। देखिए कैसे, सबसे पहले तो मैंने पैराबोला की इक्वेशन बताई है। अगर ये देखें तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के रूप की समीकरण है। कक्षा 11 में कोनिक सेक्शन शंकु परिच्छेद हमने पढ़ा है। ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, एक्स अक्ष में बनेगा और धनात्मक दिशा में बनेगा क्योंकि प्लस है। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस पैराबोला की इक्वेशन दी है एक्स बराबर वाई स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, इस पैराबोला का जो मूल बिंदु होगा वो आपका 0,0 होगा। और अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा है, इन्होंने क्वेश्चन कहा है कि x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो अगर यहाँ 0 तो यहाँ कहीं पर 4,0 होगा, और इस x बराबर 4 से घिरा हुआ, देखिए x बराबर 4 मतलब x अक्ष पर 4 चलना, तो ये 4,0 पॉइंट होगा। इससे घिरा हुआ ये पैराबोला का जो क्षेत्रफल है, ये जो एरिया पूरा घिर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा एरिया घिर रहा है, इस एरिया को 2 बराबर भागों में बांटती है एक और मान x बराबर a। इस एरिया को x बराबर a द्वारा 2 बराबर भागों के क्षेत्रफल में डिवाइड किया जाता है। तो इसको एक रेखा और विभाजित करती है x बराबर a, मतलब a दूरी पर एक लाइन जो है इस तरीके से ड्रा की जाती है कि ये लाइन इसकी एरिया को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये a,0 है, ठीक है, तो ये 0 से a,0 और 0 से 4,0, ये एरिया और ये एरिया आपस में क्या भैया समान है। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए एक लाइन में लिखेंगे, ज़्यादा भौकाल ना लिखते हुए कि जिससे आपको समझ में आए। बाकी आप लैंग्वेज अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। प्रश्नानुसार बात ये कही जा रही है कि जो हमारी एरिया होगी, कौन सी एरिया, आप इसे नाम दे सकते हो OABCDEF, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आपको पता है कि इतने कर्व का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इस पर खींचनी होगी हमें पट्टिका। ठीक है, पट्टिका x अक्ष पर है, y अक्ष के अनुदिश है, तो ये हो जाएगा y dx। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल होगा, अगर इतने भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट 0 to a, और ये हो जाएगा y dx। अब ये इतना जो एरिया आएगा, इतना एरिया, ये एरिया इस वाली एरिया के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो ये वाली जो एरिया हम निकालेंगे, ये एरिया किसके बराबर होगी, लिमिट a to 4, क्योंकि अब a से 4 तक की जो एरिया हमारी घिरेगी इसी कर्व के द्वारा, कर्व का तो एक ही समीकरण होगा। ठीक है, ये एरिया और ये एरिया आपस में इक्वल होगी। तो ये वाली एरिया होगी 0 से a मतलब ये वाली एरिया, और a से 4 मतलब ये वाली एरिया, ये आपस में इक्वल है। तो आपको a का मान निकालना, तो यहाँ पर भी y dx होगा, क्योंकि यहाँ पर का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए हम एक क्या करेंगे भाई, लाइन खींचेंगे, और ये x अक्ष पर dx हो जाएगा और y अक्ष के लॉग है इसलिए y हो जाएगा। समाकलन के अनुप्रयोग मैंने आपको पढ़ाया अच्छे तरीके से। अब ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पर देखिए लिमिट हो जाएगा 0 to a, y का मान निकालेंगे इस समीकरण से, √x आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, और ये हो जाएगा dx, और a to 4 यहाँ पर भी √x dx हो जाएगा। √x का समाकलन x की पावर 3/2 बटे में 3/2, और लिमिट आपकी है 0 से a, और यहाँ पर भी √x का समाकलन x की पावर 3/2 और बटे में 3/2, और लिमिट आपकी है a to 4। अच्छा,
अचर पद बाहर कर लेंगे तो ये 2/3 आपका हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 में, और यहाँ पर x के स्थान पर अपर लिमिट a की पावर 3/2 माइनस x के स्थान पर लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2 बराबर, यहाँ पर भी आपका 2/3 बाहर हो जाएगा। x के स्थान पर अपर लिमिट 4 की पावर 3/2 माइनस x के स्थान पर a की पावर 3/2, पहले x के स्थान पर अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, 2/3 से 2/3 दोनों पक्षों में कैंसिल, ये a की पावर 3/2 हो गया, इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का a की पावर 3/2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3/2। सॉल्व करेंगे a की पावर 3/2, a की पावर 3/2 ये हो जाएगा 2a की पावर 3/2 और इधर हो जाएगा 4। अच्छा इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो देखिए लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और पावर में 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा a की पावर 3/2 बराबर a की पावर 2 की पावर कितना बचा 3, और ये 2 आ जाएगा इसके बट्टे में, 2 की पावर 3 से 2 कैंसिल जब होगा तो 2 की पावर 2 बच जाएगा जिसको हम 4 ले सकते हैं। तो a की पावर 3/2 बराबर 2 की पावर 2 का मतलब 4। कोई भी घात एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाती है तो परिवर्तित हो जाएगी भैया, ये a बराबर आपका कितना आ जाएगा 4 की पावर, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी 2 और ऊपर वाली नीचे 2/3, मतलब जो a का मान होगा वो आपका 2/3 होगा। इस प्रश्न में आपसे a का मान ही पूछा गया था, इस प्रश्न में आपसे a का मान ही पूछा गया था, और हमें उम्मीद है कि आज की क्लास में मैंने आपको सेट नंबर 3 जो सॉल्व कराया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भैया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर ठीक है से ही हमें क्या कर मनोबल मिलता है और मैं आपको क्लास देता हूँ। ठीक है, तो आप मेरा मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें। मैं आप सभी लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट हर एक चीज़ की क्लास दूंगा, चाहे वो अनसॉल्व्ड की हो, चाहे वन शॉट की हो, चाहे फिजिक्स की हो, हर एक चीज़ की मैं क्लास आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप सभी लोग अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।